Good morning, good evening, good afternoon, as per the time you are watching the video. In this particular video lecture, we are going to start our first chapter of democratic politics book, which is power sharing. तो पावर शेयरिंग यानी इसमें हमें पढ़ना है कि पावर को बांटा क्यों जाता है। ओके, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का एक लेक्चर मैं आपको देना चाहूँगा। देखो, ह्यूमन बींग्स सबसे पावरफुल एंड इंटेलिजेंट एनिमल आप कह सकते हो, जिसके पास फिलॉसफी भी बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। बट इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी सारा काम हम खुद से नहीं कर सकते हैं। हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे दिया कि आप हमें पढ़ाओ, आप हमारी रक्षा करो, आप हम पे हमारे लिए रूल्स बनाओ, बहुत सारी चीज़ें। ट्रेडिशनली भी समाज में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने जिम्मेदारी लिया सभी लोगों का, सभी लोगों को प्रोटेक्ट किया, और उन लोगों को सो कॉल्ड किंग कहा गया, किंग या मोनार्क कहा गया। ओके, सो ये जो किंग या फिर कह लो कि मोनार्क्स होते थे, ये अपने हिसाब से लॉज बनाते थे, अपने हिसाब से अपनी टेरिटरी में रह रहे लोगों को गवर्न करते थे। समय के साथ इनसे जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें सामने आने लग गई, इस व्यवस्था से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें आने लग गई। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि पहले ये होता था कि विल ऑफ द किंग इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, यानी राजा जो चाहता था वही उस ज़मीन का कानून बन जाता था। और इस तरह से चीज़ें अगर थीं तो ऑब्वियस सी बात है, राजा कुछ भी चाह सकता था, और राजा किसी भी तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट या मैनिपुलेट कर सकता था। और हमने देखा कि इतिहास में ऐसे कई सारे रिवॉल्यूशंस हुए जिसके तहत राजा की सत्ता को ठुकराया गया लोगों के द्वारा। एज फॉर एग्जांपल हमारा फ्रेंच एंड रशियन रिवॉल्यूशन। हमने देखा कि जब पावर एक हाथ में रहता है तो उसका कितना बड़ा मिसयूज़ हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल एडोल्फ हिटलर का केस, जोसेफ स्टालिन का केस। हमने देखा कि ये सारे जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने अपने लोगों को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, कितने मृत्यु का ये लोग कारण बने, वर्ल्ड वार का ये लोग कारण बने। और इन सभी चीज़ों को देख करके हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि जो पावर है वो किसी एक हाथ में नहीं रहना चाहिए, एक पूरा सिस्टम तैयार होना चाहिए जिसमें पावर डिवाइडेड होगा। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर क्या होगा दोस्तों, डिवाइडेड होगा, यानी सारा का सारा पावर एक साथ एक व्यक्ति के पास नहीं होगा। तो यही हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि भाई देखो, डेमोक्रेसी में सारा का सारा जो पावर है ये किसी एक सरकार या किसी एक सरकार के अंग के पास नहीं रहता है, पावर को इसमें डिवाइड किया जाता है। और जब अगर आप अच्छी तरीके से पावर शेयरिंग करते हो, कानून बनाने वाली बॉडी, उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाली बॉडी, उसका प्रोटेक्शन करने वाली बॉडी के बीच, तो आप एक मजबूत डेमोक्रेसी की रचना कर पाते हो। आप एक मजबूत डेमोक्रेसी की रचना कर पाते हो। आपको शायद से थोड़ी सी चीज़ें धुंधली लग रही होंगी, मैं अभी क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझना बाबू। पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ मतलब बेसिकली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड राजाओं का शासन होता था, मोनार्क्स का शासन होता था। और मोनार्क्स में क्या था कि सारा पावर कंसंट्रेटेड था, कंसंट्रेशन ऑफ पावर था। कंसंट्रेशन ऑफ पावर किसके पास था? सारा का सारा पावर मोनार्क के पास था। ये व्यवस्था में लोग तो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, लोगों के साथ में तो जुर्म ढाया जा रहा था। ये व्यवस्था अच्छी तो नहीं थी। इसी कारण से इस व्यवस्था को समय के साथ ठुकराया गया और लोगों ने समझा कि हम एक व्यवस्था तैयार करें जिसमें जनता अपने हिसाब से सब कुछ करे। जनता लीडर बने, जनता लीडर चुने, जनता लीडर को कंट्रोल करे। और इस व्यवस्था को हम लोग नाम देते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि ये 2 वर्ड से मिलके बनता है, दैट इज डेमोस एंड क्रेसिया। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेसिया मीन्स रूल। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया? लोगों का शासन। डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया? लोगों का शासन। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ इंडिया का, तो क्या इंडिया में डेमोक्रेसी है? क्योंकि लोग अपने हिसाब से सरकार चुन के लाते हैं, और जहाँ दिक्कत होता है सरकार से क्वेश्चन करते हैं। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स एंड ऑल दैट चीज़ें अवेलेबल है जिस पे हम सरकार से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं, हम चाहें तो लीडर भी बन सकते हैं। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। बट आप एक बात बताओ, मान लो ये एक कंट्री है एक्स, ओके, इसमें 80% लोग जो हैं ये एक कम्युनिटी के हैं। किस कम्युनिटी के हैं? ए कम्युनिटी। और 20% जो लोग हैं ये बी कम्युनिटी के हैं। हाँ जी दोस्तों, 20% लोग किस कम्युनिटी के हैं? बी कम्युनिटी के।
तो आप एक बात बताओ, जो सरकार बन करके आएगी उसमें भी यही प्रोपोर्शन होगा? 80% ऑफ द लीडर्स किस कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे? ए कम्युनिटी को। और 20% ऑफ द लीडर्स किस कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे दोस्तों? बी कम्युनिटी को। आपको नहीं लग रहा है ए का बोलबाला हो जाएगा देश में? डेमोक्रेसी की बाद भी ए कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट करेगी पूरे के पूरे कंट्री में। आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है? हाँ सर। तो आप बताओ, क्या ये व्यवस्था सही है? क्या ये व्यवस्था लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगी? बिकॉज ये बी कम्युनिटी को तो ऐसा फील होगा कि हमको एलियनेट किया जा रहा है ना, क्योंकि इस बी कम्युनिटी को कभी एक सही वॉइस नहीं मिल पाएगा, है ना। ये व्यवस्था चल सकती है अगर हर किसी को सही वॉइस मिले, बट दैट इज समहाउ लिटिल बिट इम्प्रैक्टिकल, है ना। तो इंडिया जैसे देश में तो ये चलता है, बट हम बात कर रहे हैं अगर बाहर के देशों का या फिर अदर कंट्रीज़ का, तो वहाँ पे ये व्यवस्था लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि डेमोक्रेसी किस में बदल जाएगी? रूल ऑफ मेजॉरिटी में। किस में बदल जाएगी? रूल ऑफ मेजॉरिटी में। अभी हमने आपको जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझाया है चीज़ें। डेमोक्रेसी किस में बदल जाती है? रूल ऑफ मेजॉरिटी में। ओके, सो क्या ये सही होगा लॉन्ग टर्म में? सही होगा, नहीं होगा? इसी बात को जो हमारा चैप्टर है वो डेलिकेटली इसको क्वेश्चन कर रहा है, एंड चलिए हम लोग इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं चैप्टर का। तो क्या चैप्टर में ना आपको 2 केस स्टडीज़ दे रखी है। पहला केस स्टडी है बेल्जियम का एंड दूसरा केस स्टडी है श्रीलंका का। हाँ जी दोस्तों, पहला केस स्टडी है बेल्जियम का और दूसरा केस स्टडी किसका है? श्रीलंका का। इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है किस कॉन्टिनेंट में? यूरोप में। और श्रीलंका जो है ये साउथ एशिया में पड़ता है। किधर पड़ता है दोस्तों? साउथ एशिया में। तो इन दोनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी देखते हैं किसकी? बेल्जियम की। सबसे पहले हम बातें करते हैं किसका? बेल्जियम का। ओके, तो आओ जरा ध्यान से देखना। ये बेसिकली ये श्रीलंका के थोड़े से लोग हैं एंड श्रीलंका में कैसी क्या आबादी रहती थी इसको हम लोग देखने वाले हैं। दिस इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ बेल्जियम। ये थोड़ी बहुत बातें हैं, आ जाओ। और ये बेल्जियम में जो लोग रहते हैं, बेल्जियम में 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं, एक फ्रेंच और एक डच। एक फ्रेंच और एक डच। तो इन सभी बातों को मैं आपको बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ। चलो तो आ जाओ। सबसे पहले जान लो कि बेल्जियम जो है ये एक छोटा सा कंट्री है। किधर? यूरोप में। एक छोटा सा कंट्री बेल्जियम किधर है? यूरोप में। और बेल्जियम बॉर्डर शेयर करता है 4 कंट्रीज़ के साथ। फर्स्ट वन इज़ नीदरलैंड्स, सेकेंड इज़ फ्रांस, थर्ड इज़ लग्जमबर्ग एंड फोर्थ इज जर्मनी। ओके, सो बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ 4 कंट्रीज़ एंड वो 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं? नीदरलैंड्स, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। और बेल्जियम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये बेल्जियम नीदरलैंड्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, फ्रांस के साथ शेयर करता है, लग्जमबर्ग के साथ शेयर करता है और किसके साथ शेयर करता है दोस्तों? जर्मनी के साथ। और बेल्जियम का अगर मैं बात करता हूँ ना तो पॉपुलेशन बेल्जियम का जो है ये हरियाणा से भी कम है। ये हरियाणा से भी क्या है? कम है। ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज़्यादा है ना। यानी आप कह लो कि बेल्जियम का पॉपुलेशन जो है ना ये 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो यूरोप की कंट्रीज़ कितनी छोटी हैं। हमारे यहाँ का एक स्टेट भी उससे बड़ा है ना, पॉपुलेशन एरिया सबके मामले में, है ना। तो ये बेल्जियम का मैप है और आप देखोगे तो बेल्जियम में ये जो आपको येलो में नज़र आ रहा है, दिस इज़ फ्लेमिश रीजन। ये कौन सा रीजन है दोस्तों? फ्लेमिश रीजन। और ये जो रेड में नज़र आ रहा है ये वेलोनिया रीजन है। ये कौन सा रीजन है? वेलोनिया रीजन। ओके, सो आ जाओ जल्दी से। तो देखो ये बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? डच। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच। और इनकी संख्या कितनी है? 59%। कितनी है? 59%। ओके, सो फ्रेंच। फ्रेंच कौन सा भाषा बोलेंगे? ऑब्वियसली बात है फ्रेंच बोलेंगे। और इनकी संख्या कितनी है? 40%। इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 40%। ओके, तो आ जाओ। हाँ, तो ये कौन सा रीजन हो गया हमारा? नॉर्थ वाला फ्लेमिश येलो वाला जो है। और ये कौन सा रीजन हो गया हमारा? वेलोनिया। ये कौन सा रीजन हो गया? वेलोनिया। तो 2 रीजन्स में आप कंट्री को बांट सकते हो। फर्स्ट वन इज फ्लेमिश रीजन, सेकेंड वन इज वेलोनिया रीजन। और फ्लेमिश रीजन में कौन रहते हैं? डच स्पीकिंग पॉपुलेशन।
फ्लेमिश रीजन में कौन रहती है? डच स्पीकिंग पॉपुलेशन। और वैलोनिया रीजन में कौन रहता है? फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन की संख्या क्या है, लाइक प्रोपोर्शन क्या है? 40%। ओके। एंड अनदर 1% जो लोग हैं ये कहाँ के हैं? ये जर्मन्स हैं। और ये कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये हमने आपको चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। चलो एक बार से ये सारी बातों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जल्दी से आ जाओ। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ नेदरलैंड्स, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। अब आप नेदरलैंड्स देख रहे हो, नॉर्थ में है। नॉर्थ से जो लोग आए वो किधर सेटल हो गए? बेल्जियम के नॉर्थ में। और ये रीजन क्या बना दोस्तों? फ्लेमिश रीजन। ये रीजन क्या बना? फ्लेमिश रीजन। जो साउथ से आए वो किधर सेटल हो गए? वैलोनिया। यहाँ से जो है बेसिकली यहाँ से आने वाले को फ्रेंच बोलेंगे, तो फ्रेंच लोग कहाँ सेटल हो गए? वैलोनिया रीजन में। अब फ्लेमिश रीजन की आबादी कितनी हमने बताई आपको? 59%। वैलोनिया वाले की आबादी कितनी बताई? 40%। और अंदर 1% जो है वो क्या है? जर्मन्स हैं, जो कि इधर साइड रहते हैं। अनदर 1% क्या है? जर्मन्स। तो मुख्य रूप से आप कह लो बेल्जियम में कितने कैटेगरी ऑफ पीपल रहते हैं? 2। एक है डच स्पीकिंग पॉपुलेशन और एक क्या है? फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। एक है हमारा डच स्पीकिंग पॉपुलेशन और एक क्या है दोस्तों? फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। देखो ठीक है, आप कह सकते हो कि तीसरा 1% है, बट जर्मनी नहीं लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही कम है। नहीं, जो कहानी के लिए हमारे रिलेवेंट है ना, वो कौन कौन सा पॉपुलेशन है? डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। जो कहानी के हिसाब से हमारा रिलेवेंट है वो कौन सा हमने आपको बताया? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो बेल्जियम के ये नज़र आ रहा है फ्लेमिश रीजन में। फ्लेमिश रीजन में बेल्जियम के कैपिटल सिटी पड़ता है जिसका नाम है ब्रसेल्स। क्या नाम है? ब्रसेल्स। और ये याद हो गया आपको बेल्जियम में कैसे कैसे लोग रहते हैं? इधर रहते हैं 59% डच, इधर रहते हैं 59% डच, और इधर रहते हैं दोस्तों 40% फ्रेंच। ओके सर, अब ध्यान से समझना, बेल्जियम का कैपिटल सिटी क्या है? ब्रसेल्स। और अगर मैं बात करता हूँ ना इस ब्रसेल्स का, तो इस ब्रसेल्स में हमारे क्या कैसे लोग रहते हैं उसको ज़रा सा मैं आपको बता दूँ। तो देखो ब्रसेल्स में 80% और 20% का बात है। 80% ब्रसेल्स में फ्रेंच हैं और 20% कौन है? डच। आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। 80% कौन है बाबू? फ्रेंच। और 20% कौन है? डच। ओके चलो, तो ये अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ बेल्जियम का, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ किसका? बेल्जियम का। तो बेल्जियम में 2 कैटेगरी ऑफ पीपल है मुख्य रूप से। एक है 59% जो कि क्या है बाबू? डच। और एक है 40% जो कि कौन है? फ्रेंच। बट अगर मैं बात करूं कैपिटल सिटी का, ब्रसेल्स का, तो ब्रसेल्स का अगर मैं कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन का बात करता हूं तो 80% ब्रसेल्स में कौन है? फ्रेंच। और 20% कौन है? डच। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, आपको ये समझना है कि हमने अभी जो आपको बताया, ये बताया एथनिक कंपोजिशन। क्या बताया दोस्तों? एथनिक कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे। कंपोजिशन का मतलब है कि भाई ये इतने इतने लोग रह रहे हैं। बट व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म एथनिक, है ना? तो चलिए समझते हैं इसको। एथनिक, एक एथनिक ग्रुप से वो लोग बिलोंग करते हैं जो ये मानते हैं कि हमारा कल्चर क्या है? सेम। हमारे पूर्वज क्या है? सेम। यानी हमारा कल्चर भी सेम है, हमारा डिसेंट यानी प्रोबेशन यानी लिनेज यानी वंशावली भी क्या है? सेम है। बात समझे ना? एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों का जरूरी नहीं है कि रिलीजन और नेशनैलिटी भी सेम हो। रिलीजन और नेशनैलिटी भी क्या हो? सेम हो। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ मारवाड़ी, देन मारवाड़ी लोग इंडिया में भी रहते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, अफ्रीका में भी रहते हैं, मतलब साउथ अफ्रीका में भी रहते हैं, तो हर जगह हैं, है ना? तो कहलाएंगे तो वो मारवाड़ी, उनका एथनिक ग्रुप क्या हो जाएगा? मारवाड़ी ही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन उनका नेशनैलिटी क्या है? अलग अलग है। इंडिया वाले इंडियन, मारवाड़ी एंड ऑल हो गया। बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो एथनिक ग्रुप क्या होता है? समझ आया? यानी पीपल हु शेयर सेम कल्चर, है ना, एंड बिलीव दैट देयर डिसेंट इज द सेम।
they need not belong to the same they need not have same nationality or same religion. They need not have same nationality or same religion. आपको समझ आया नहीं आया अभी तक की सारी बातें? आपको ये सारी बातें समझ आ गया? अब देखो ध्यान से, बेल्जियम में कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है? डच। कौन सी कम्युनिटी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है बाबू? डच। कौन सी कम्युनिटी का प्रोपोर्शन कम है? फ्रेंच। कौन सी कम्युनिटी का प्रोपोर्शन कम है? फ्रेंच। ठीक है, लेकिन ब्रसेल्स में तो ये मामला उल्टा है। ब्रसेल्स में तो ज़्यादा फ्रेंच हैं और ज़्यादा कौन है और कम कौन है? डच। ऐसा क्यों है? तो देखो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है ना बेल्जियम की, वो ज़्यादा आप कह लो कि पावरफुल एंड रिच है, क्योंकि उनको एजुकेशन का एक्सेस क्या मिल गया? पहले मिल गया, इन कंपैरिजन टू जो हमारा डच स्पीकिंग कम्युनिटी है। ठीक है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी बस खेलकूद प्रिमिटिव तरीक़ों से ही मान लो रहते रह गई, और फ्रेंच स्पीकिंग वाले जो हैं ये काफ़ी आगे चले गए। ये काफ़ी कहाँ चले गए? आगे। आप समझो फ्रांस में माइनॉरिटी क्या हो गया? पावरफुल। सॉरी, बेल्जियम में माइनॉरिटी क्या हो गया? पावरफुल, और मेजोरिटी क्या हो गया? थोड़ा सा वीक रह गया। और ब्रसेल्स में आप देखोगे तो जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो क्या है? ज़्यादा है, 80% है, एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी कितनी है? 20% है। ओके, तो यहाँ पे फ्रांस में होता क्या है? 1950 से 1960s के दरमियान, यानी आप कह लो 1950 से लेके 1970 तक मोटा माटी अप्रॉक्सीमेटली जो कम्युनल टेंशंस हैं, सांप्रदायिक तनाव है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये तनाव ज़्यादा प्रचंड रूप ले लेता है कहाँ पे? कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में। ये तनाव ज़्यादा प्रचंड रूप ले लेता है कहाँ पे? कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में। आपको चीज़ें समझ आ रही है? यानी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच तनाव क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। अब मेरा पहला सवाल, क्या बेल्जियम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है, और डेमोक्रेसी फॉलो करते हुए ही उसने क्या किया है? अपना सरकार बनाया है। लेकिन जो बेल्जियम की सरकार बनी है ना, उसमें मेजोरिटी ऑफ द पीपल कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है? डच स्पीकिंग कम्युनिटी। और माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लाइक कौन से कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे बेल्जियम में दोनों कम्युनिटीज़ के बीच जो तनाव है पैसा को लेके एंड रिसोर्सेज को लेके, पोजीशंस को लेके, ये बढ़ता जाता है। ओके, सो बढ़ते तनाव को देखते हुए बेल्जियम के नेताओं ने इस तनाव की स्थिति को समझा और ये डिसीजन लिया कि हम अपने यहाँ पे 4 संवैधानिक संशोधन ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का मतलब होता है संशोधन। यानी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करते हो ना, दैट इज़ व्हाट? संशोधन। दैट इज़ व्हाट? आपका संशोधन। तो इन्होंने संशोधन लाया। कितने संशोधन लाए? 4। और ये 1970 से 1993 के दरमियान लाया इन्होंने। ठीक है, ठीक है। इन चारों संशोधन को मैं आपको याद करवाता हूँ, समझना। इन्होंने बोला कि भले डच ज़्यादा है, फ्रेंच पूरे कंट्री में क्या है? थोड़े कम है, लेकिन जो हमारा सेंट्रल का गवर्नमेंट होगा, यानी जो केंद्र की सरकार होगी, उसमें जितने डच लीडर्स होंगे उतने ही फ्रेंच लीडर्स होंगे। जितने डच लीडर्स होंगे उतने ही कौन होंगे? फ्रेंच लीडर्स होंगे, फ्रेंच कम्युनिटी वाले। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यानी जो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा? इक्वल होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा? इक्वल। बात समझ आ रहा है? जब ये चीज़ ये लोग किए ना, जब डच कम्युनिटी कंप्रोमाइज की, डिस्पाइट बीइंग द मेजोरिटी, डच कम्युनिटी कंप्रोमाइज्ड इन द प्रोपोर्शन इन द गवर्नमेंट बेसिकली। तो ये कंप्रोमाइज को देखते हुए फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का भी दिल बहल गया। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी भी ऐसा बोली कि भले कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में हम ज़्यादा हैं, भले कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में हम क्या हैं? ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें भी आप जितने होंगे उतने ही हम भी होंगे। यानी उसमें भी हम लोगों को क्या होगा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। बात समझे? कैपिटल सिटी के लिए एक अलग सरकार बनती है ना, हमारे यहाँ पे भी है, और बेल्जियम में भी थी। ब्रसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी, और उस सेपरेट गवर्नमेंट में कहा गया कि जितने फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उतने ही कौन होंगे? डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। हाँ, तो आपको मैं बता दूं कि लाइक डच स्पीकिंग, ये देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बातें हुई कि लाइक डच स्पीकिंग जितने होंगे उतने ही कौन होंगे? फ्रेंच स्पीकिंग। 50-50। फ्रेंच स्पीकिंग में भी 80-20 का था। ब्रसेल्स में क्या था कंपोजिशन? 80-20 का। लेकिन यहाँ भी बात हुई कि लीडर्स ना 50-50 रहेगा। लीडर्स क्या रहेगा? 50-50। आप इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी बात हुई कि दोनों कम्युनिटीज़ को क्या देंगे? इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे।
अभी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? हमें बस लाइक हमारे एग्जामिनेशंस में हमें ये लिख करके आना है कि लाइक 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या थे। तो पहला अमेंडमेंट क्या था? बेसिकली द नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल in representation in the central government. बात समझ आ रहा है? Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. दोनों communities को क्या मिला? Equal representation मिला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दो आपको याद हो गया? याद हो गया? अब आइए यहाँ पे तीसरा अमेंडमेंट ये लाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कई सारे पावर ले लिए गए और वो पावर्स किसको दे दिए गए? स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट को उन पावर को दे करके आज़ाद छोड़ दिया गया कि वो सारा आपका डिपार्टमेंट है, आप हैंडल करो कैसे करना है। उनको सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। स्टेट गवर्नमेंट के पास वाकई में क्या था? कुछ पावर था बेल्जियम में। बात समझ गए हैं? तो आप ये लिखेंगे कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वर नॉट मेड द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई दिक्कत वाली बात? स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सबऑर्डिनेट मतलब नीचे आप कह लो, सर्वेंट कह लो, या फिर आप कह लो कि हुक्म मानने वाला नहीं बनाया गया। इस ये अलग है, वो अलग है। बात समझ आ रहा है? अब देखो ध्यान से समझना, जो कुछ लैंग्वेज का मुद्दा होता है, कल्चर का मुद्दा होता है, ये सब बहुत क्रूसियल मुद्दा होता है, मतलब इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है ना। इन सब मुद्दों के लिए बोला गया कि ये सब मुद्दा ये 3 गवर्नमेंट नहीं देखेगी। ये सब मुद्दा के लिए एक अलग से गवर्नमेंट बनी एंड द नेम ऑफ द गवर्नमेंट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग क्या की गई? बनाई गई। जैसे फ्रेंच स्पीकिंग वालों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच स्पीकिंग वालों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, और इस तरह से। बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? और ये इसलिए किया गया क्योंकि वो कम्युनिटी गवर्नमेंट लैंग्वेज, कल्चर, ये सब से जुड़ा मुद्दा देखेगी, क्योंकि ये सब सेंटिमेंट से जुड़ा है ना इंसान का। और हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि भाई फीलिंग्स और इमोशंस आर द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ दिस सोसाइटी। बात समझ आ रहा है? तो लोगों का फीलिंग्स और इमोशंस हर्ट नहीं हो, सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो, इसलिए करके लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, ये सब का मुद्दा को संभालने के लिए एक अलग से सरकार बनाई गई एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर लिंग्विस्टिक मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज जो कम्युनिटी है उसके लिए एक अलग से क्या बनाई गई? सरकार बनाई गई, है ना। तो आपको नहीं लग रहा है बेल्जियम में चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई? और बेल्जियम में जो चीज़ें हुई उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, पटाखे तो फूटने थे वहाँ पे। काफ़ी अच्छा जो है हमें देखने को मिलता है चीज़ें। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें हैं। अब आपको मैं बता दूं कि बेल्जियम जो 1970 से 1993 के दरमियान काफ़ी हिंसक तनाव का जगह बना हुआ था, समझ रहे हैं, काफ़ी लाइक सामुदायिक तनाव जो होता है उसका माहौल वहाँ पे बना हुआ था। वो कंट्री अपने कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर बनाती है। यानी पूरा यूरोपियन यूनियन अपना हेड क्वार्टर कहाँ पे रखा हुआ है? ब्रसेल्स में। कहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों? ब्रसेल्स में। ये कुछ फोटो है इसका हेड क्वार्टर का। बात को आप समझ रहे हैं? तो इतना शांत देश बना बेल्जियम, क्या करके? अरेंजमेंट करके। क्या करके? अरेंजमेंट। ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया बेल्जियम ने, और इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बाद बेल्जियम में शांति, सौहार्द स्थापित हुआ। हर कोई कम्युनिटी जो है रह पाया अच्छी तरीके से। यानी बेल्जियम हर कम्युनिटी को अपने यहाँ पे क्या कर पाया? रख पाया, एकोमोडेट करवा पाया। क्या करवा पाया दोस्तों? एकोमोडेट करवा पाया। आपको यहाँ पे चीज़ें समझ आ गई हैं? तो बेल्जियम का केस आपको नहीं लग रहा है एक विन विन सा सिचुएशन था? बेल्जियम का केस क्या था? एक विन विन सा सिचुएशन था, है ना। बेल्जियम काफ़ी अच्छे तरीके से एकोमोडेट यानी सामंजस्य बैठा के डिफरेंट कम्युनिटीज़ को अपने देश में रख पाया। दूसरी तरफ हम बात करते हैं श्रीलंका का। किसका बात करते हैं? श्रीलंका का। तो श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए करके हम लोग इसको क्या बुलाएंगे? आइलैंड नेशन। क्या बुलाएंगे? आइलैंड नेशन। और ये भी अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज इसको सिलोन कह के बुलाया करते थे। ओके, तो श्रीलंका को फाइनली आज़ादी कब मिलती है? 1948 में। हाँ जी दोस्तों, श्रीलंका को आज़ादी कब मिलती है? 1948 में। और श्रीलंका का अगर मैं बात करूं तो अदर साउथ एशियन कंट्रीज के ही तरह श्रीलंका की भी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी है। करीबन कितनी है? हरियाणा जितनी है, यानी 2 करोड़ से। और यहाँ पे भी डाइवर्स लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। ओके, तो आ जाओ हम डिस्कस करते हैं कि श्रीलंका में हमारे कौन कौन से मुख्य रूप से लोग रहते हैं। ओके, तो श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 लोग रहते हैं। एक जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं,
और एक जो तमिल भाषा बोलते हैं। सिन्हाला भाषा बोलने वालों का प्रोपोर्शन क्या है 74% एंड तमिल भाषा बोलने वालों का प्रोपोर्शन क्या है 18%। इस 18% में ज़्यादातर लोग श्रीलंकन तमिल्स हैं और कम लोग इंडियन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके फोर फादर्स यानी पूर्वज वो इंडेंचर्ड लेबर गिरमिटिया मजदूरी करने के लिए श्रीलंका चले गए थे और वहीं जाके बस गए। तो इंडियन तमिल्स वहाँ पे कितने हैं 5% और श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं 13%। टोटल हो गया हमारा कितना 18%। और सिन्हाला स्पीकर्स कितने हैं 74%। अदर भी वहाँ पे कम्युनिटीज रहती हैं जैसे मूर्स वगैरह भी रहते हैं और भी बहुत सारे कम्युनिटीज है जो रहती है, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दोज कम्युनिटीज, वी आर कंसर्न विद ओनली 2 कम्युनिटीज। अदर 7% जो लोग हैं ना वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं एंड उसमें क्रिश्चियंस हिंदू मुस्लिम सारे आ जाते हैं। ओके, तो मुख्य रूप से 2 है। तो आओ जरा सिन्हाला का बात करते हैं। तो जो लोग सिन्हाला बोलते हैं ना वो मुख्य रूप से बुद्धिस्ट हैं, यानी कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं बुद्धिज्म। चलो हम श्रीलंका का बात करते हैं। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली दोस्तों 1948 में, और श्रीलंका की सरकार ने 1956 में, क्या बोल रहे हैं दोस्तों 1956 में एक कानून पास किया। एक क्या पास किया कानून, जिसके तहत उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन बना दिया। क्या बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने ये बोला कि अब जितना भी ऑफिशियल कामकाज होगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उसमें कौन सा लैंग्वेज में चीजें पब्लिश होंगी सिन्हाला लैंग्वेज में चीजें क्या होंगी पब्लिश होंगी। ओके ओके, इन्होंने कहीं ना कहीं तमिल भाषा को इग्नोर मार दिया। तमिल भाषा को क्या मार दिया इग्नोर। तमिल वाले लोगों को बुरा तो लगता है दिल से, है ना, कि हमारी भाषा को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, इन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप सिन्हाला लैंग्वेज में पढ़ के आए हो तो यूनिवर्सिटी में भी आपका जो दाखिला है वो जल्दी हो जाएगा और गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये तो तमिल का अपमान करने वाली बात थी। तमिल जो कि बहुत पुरानी भाषा है, माना जाता है संस्कृत जिस समय था ओल्ड वैदिक संस्कृत उस समय की भाषा है तमिल, उस भाषा का अपमान, है ना। तमिलनाडु में अपने यहाँ पे भी काफी सारे लोग रहते हैं, है ना, तो तमिल कम्युनिटी तो इंडिया में भी रहती है ना। ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब बताओ तमिल लोगों को बुरा तो लगा। अगर आप देखोगे तो तमिल लोग ना देश के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा रह रहे हैं। किधर रह रहे हैं नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा रह रहे हैं, है ना। तो आइए आगे की कहानी को समझते हैं। तो देखो हुआ क्या कि इस कारनामे के बाद, यानी जो कारनामा किसने किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट लाके सिन्हाला को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल लैंग्वेज को कहीं ना कहीं डिस्कार्ड सा कर दिया, अपमान कर दिया। तो ये जो कारनामा किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, इसके बाद तमिल लोगों को लगा कि हमारा तो कोई वैल्यू है ही नहीं श्रीलंका में, हमको तो एलियन माना, हमको तो स्ट्रेंजर्स माना जा रहा है। बात समझे, हमको तो बाहरी माना जा रहा है। अगर माना जाता कि हम भी श्रीलंकन हैं तो हमारी भाषा को भी तवज्जो दिया जाता, तो ऐसा तो नहीं किया जा रहा है। तो श्रीलंकन तमिल्स जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज बनाने लग गए, ये संघर्ष करने लग गए कि इनकी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या किया जाए बनाया जाए। और इन्होंने बोला कि हम जिस क्षेत्र में ज़्यादा हैं उस क्षेत्र में थोड़ा हमारा जो असेंबली होता है वो बनाइए और उसमें मेरे ही कम्युनिटी के ज़्यादा लीडर्स को डालिए। बात समझे। लेकिन ये डिमांड्स इनका एक्सेप्ट नहीं किया गया, न इनकी भाषा को महत्ता दिया गया, न इन लोगों को महत्ता दी गई। ठीक है, तो फाइनली जा करके इन्होंने डिमांड रखा तमिल इलम का। किसका तमिल इलम का। इन्होंने बोला श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट में हमारी कम्युनिटी ज़्यादा है, उस रीजन में हमारी कम्युनिटी क्या है ज़्यादा है, तो उस रीजन में ऐसा करिए कि हमारी ही सरकार बना के आप दे दीजिए, वहां पे हमारी सरकार होगी और उस पूरी टेरिटरी को हम कहीं ना कहीं गवर्न करेंगे, है ना, अपने हिसाब से वहां के लिए लॉ बनाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या होता है इतनी बातें नहीं थी, बट इतना था कि हाँ एक तमिल सरकार का डिमांड, एक तमिल राज्य का डिमांड जो है ये तमिलों ने वहां पे किया था। ये सारे डिमांड्स इग्नोर कर दिए गए। ये सारे डिमांड्स क्या कर दिए गए इग्नोर। तब श्रीलंका में शुरू होता है सिविल वार का दौर। सिविल वार यानी वायलेंट सिचुएशन इन विच द कम्युनिटीज लिविंग विद इन द कंट्री स्टार्ट टू फाइट अमंग देमसेल्व्स। एक वायलेंट सिचुएशन जिसमें जो समुदाय देश के अंतर्गत रह रहे हैं वो आपस में ही क्या करने लग जाएं, लड़ने लग जाएं। तो हम क्या बोलते हैं इसको गृह युद्ध यानी सिविल वार। सिविल वार यानी घर यानी गृह में ही युद्ध छिड़ा हुआ है, दैट इज व्हाट सिविल वार, या फिर सिविलियंस के बीच वार, दैट इज सिविल वार।
अब ये सिविल वार जो है बहुत गंदा रूप ले रहा था। इसी सिविल वार में एक श्रीलंका में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, और लिबरेशन LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। बात समझ रहे हैं? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी आज़ाद कराएंगे, तमिल राज्य बनाएंगे वो वाले लोग। इन्होंने जो है हमारे उस समय के जो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनसे भी आग्रह किया कि आप हमारे मदद कीजिए, हमारी तमिल कम्युनिटी काफ़ी सफ़र कर रही है। बट राजीव गांधी ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं मदद कर रहा हूँ। एंड देन राजीव गांधी श्रीलंका के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे मिले और उनको बोला कि आपके यहाँ का सिविल वार को हम ख़त्म करवाएंगे और हम वहाँ पे PKF यानी पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी, अगर मैं राहुल बोला हूँ तो सॉरी गलती हो गया, राजीव गांधी ही बोला ना मैंने आपको, हाँ ठीक है। तो राजीव गांधी ने पीस कीपिंग फोर्सेस भेज दिया श्रीलंका। एंड इधर बातें की कि मैं तमिल लोगों का भी रक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था एंड जरूरी था साउथ का सपोर्ट, है ना। तो राजीव गांधी गए हुए थे कर्नाटका की किसी जगह पे भाषण वगैरह देने के लिए। LTTE कम्युनिटी के ही एक लीडर ने एक ह्यूमन बॉम्ब तैयार किया और वो ह्यूमन बॉम्ब जा करके राहुल गांधी जी को माला पहनाया एंड देन फट गई वो पूरा, लड़की जो पूरा जैकेट वगैरह पहनी हुई थी जिसमें बॉम्ब था तो वो फट गई पूरा। एंड देन राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया इसमें। तो आप समझो श्रीलंका में लगी आग दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री को ले डूबी। और इस आग का कारण ये था कि श्रीलंका डेमोक्रेसी तो फॉलो किया था लेकिन पावर शेयरिंग ठीक से नहीं किया था। यानी श्रीलंका में लगी आग इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी ले डूबी। आप समझ पा रहे हो? तो इस तरह से जरूरी है कि आप डेमोक्रेसी तो लाओ लेकिन पावर शेयरिंग भी करो। और आपको मैं बता, क्योंकि श्रीलंका के गवर्नमेंट के साथ भी ये राजीव गांधी ने एक तरह से कह लो कि साठगांठ किया हुआ था कि हाँ हम पीस कीपिंग फोर्सेज भेज रहे हैं। वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेज जा करके श्रीलंकन गवर्नमेंट के साइड से लड़ रही थी। श्रीलंकन गवर्नमेंट मतलब सिन्हलीज के साइड से लड़ रही थी। तो तमिल लोगों का तो सीधा दुश्मनी हो गया ना राजीव गांधी से। तो ये थोड़ा सा खेला है, बट इतनी बातें हमें याद नहीं रखनी है। दीज आर जस्ट स्टोरीज, जस्ट फॉरगेट इट। तो आपको मैं बता दूं कि श्रीलंका में ये जो चीजें हुई इससे वहाँ के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, हर चीज पर पूरी तरह से बुरा प्रभाव पड़ता है। और इससे कहीं ना कहीं देश को एक मेजर सेटबैक लगता है, एक झटका लगता है। बात समझे? और ये जो सिविल वार है ये कंटिन्यू रहता है और फाइनली जाकर के ये सिविल वार कब खत्म होता है? 2009 में। और जब ये सिविल वार खत्म होता है तो श्रीलंका एक काफ़ी बुरे फेज से गुजर के अपना पूरा इमेज बर्बाद कर लिया होता है। श्रीलंका में जो इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, जो रिच बिजनेसमैन रहते हैं, वो देश छोड़ दिए रहते हैं और जो लोग बच जाते हैं वो भी पॉवर्टी एंड क्राइसिस झेल रहे होते हैं। तो आपको समझ आया? अगर आप ठीक तरह से अरेंजमेंट नहीं करोगे देन चीज़ें आपके लिए क्या होने वाली हैं? मुश्किल होने वाली हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो चलो अब हम इतना बात तो समझ गए हैं। श्रीलंका एंड बेल्जियम का केस हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है और हमें समझ में आ गया है कि डेमोक्रेसी का नारा लगाना जरूरी मतलब नहीं है, ओनली इतना ही काफ़ी नहीं है, है ना। हमें जरूरी है कि हम डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल पर भी इम्प्लीमेंट करवाते हुए पावर को सही रूप से शेयर करें एंड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ठीक रूप से करें, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ठीक रूप से करें। तो आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अब आइए हम बात करते हैं भाई पावर शेयरिंग, भाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? हाँ बोलिए ना, कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? यानी लोग क्यों चाहते हैं कि पावर को बांटा जाए? लोग क्यों चाहते हैं कि पावर को क्या किया जाए? बांटा जाए। तो चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग दो सेट ऑफ रीजंस बोल सकते हैं। कितने सेट ऑफ रीजंस बोल सकते हैं? दो। पहला देखो नपीतुली बात है, नपीतुली बात है, कैलकुलेटेड बात है। कैसी बात है दोस्तों? वेल कैलकुलेटेड बात है। अगर आप पावर शेयरिंग करोगे ना तो आपके देश में जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जो समाज में जो उपद्रव होता है, विवाद होता है, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों? कम हो जाएंगे। और एक बात बताओ ना, एक हाथ में पावर था उसको आपने क्या किया? सबके हाथ में दे दिया। मोनार्की बेसिकली ऑटोक्रेटिक या डेस्पोटिक रूल से आप किधर आए? डेमोक्रेटिक रूल की तरफ। तो इसलिए ना आए कि पावर को बांटेंगे, हर किसी को पावर देंगे, तो दीजिए ना। समझ आ रहा है? डेमोक्रेसी का एसेंस ही यही है कि हम लोग क्या करें? पावर को बांटें।
तो पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल है क्योंकि डेमोक्रेसी भी यही बोलता है ना कि आप पावर को क्या करो, बांटो। और पावर शेयरिंग से जो चांसेस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स है, सामाजिक विवाद का जो चांसेज है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि समाज में कोई विवाद होगा ही नहीं, विवाद तो कहीं भी कुछ भी कर लो। राम राज्य में भी थोड़ा बहुत विवाद तो हुआ ही था, लेकिन बहुत हद तक चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, संभावनाएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं विवाद होने की। तो ये सारी बातें हैं। बढ़े आगे, तो ये आपका आंसर स्पिरिट। हाँ चलो देखो, ये पावर शेयरिंग ना एसेंस, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यही तो लोकतंत्र का निचोड़ है कि आप पावर को क्या करो, बांटो। हमने बताया ना, आप ऑटोक्रेटिक से लोकतंत्र की तरफ आए क्यों, क्योंकि आपको क्या करना था, पावर शेयर करना था। तो फिर ठीक से ही कर लो, श्रीलंका जैसे करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर से दिक्कत वाली बातें आ जाएंगी, है ना। तो आप प्रॉपर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, और हमने इंडिया में कर रखा है। हमने जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज मुस्लिम्स हैं उनके लिए लॉ बोर्ड बना रखे हैं, जैसे AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, है ना। हमने हर कम्युनिटीज़ के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड है, बहुत सारी मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ को, लाइक जो शिरोमणि गुरुद्वारा हो गया, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, जो जिसका सबका हमने क्या रख रखा है, ध्यान रख रखा है। दैट्स वाई वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, स्टिल वी आर अ डेमोक्रेसी, है ना। इवन आफ्टर मोर देन 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर स्टिल अ डेमोक्रेसी। तो अगर आप पावर शेयरिंग करते हो, थिंग्स विल गो बेटर, है ना, चीज़ें आपके साथ क्या होंगी, बेहतर होंगी। बात समझे, हर किसी को वॉइस मिल पाएगा, एवरी वॉइस मैटर वाली बात है, हो पाएंगी। ओके, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बढ़े हम लोग आगे। अब देखो, अब बात आती है कि ठीक है पावर शेयरिंग बढ़िया है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, बट अब ये भी तो एक क्वेश्चन है कि कैसे पावर शेयरिंग करें। तो हमारा बुक कह रहा है कि आप 4 तरह से पावर शेयरिंग कर सकते हो। कितने तरह से पावर शेयरिंग कर सकते हो, 4। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, सेकंड वन इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, थर्ड इज एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड फोर्थ इज एमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। बारी बारी जल्दी जल्दी से सबको समझ लो। हाँ नहीं, 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। हाँ 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। ओके, तो 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके तो चलो, तो पहला हमारा कौन सा पावर शेयरिंग है बाबू, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि आप पावर को जो बांटते हो ना, ये सेम लेवल ऑफ लोगों में बांटते हो। किसमें बांटते हो, सेम। एज फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके स्कूल में टीचर्स होंगे। आप एक बात बताओ, कौन से टीचर ज़्यादा पावरफुल है, कौन से टीचर कम पावरफुल है। आंसर इज कोई ज़्यादा कोई कम नहीं है, सब इक्वल लेवल पे हैं। सभी सारे टीचर्स क्या हैं, इक्वल लेवल पे हैं। किसी से भी गलती होगी उनको डांट सुनना पड़ सकता है प्रिंसिपल मैम से या फिर सर से, है कि नहीं है। तो टीचर्स को जो पावर मिला है वो एक तरह से किस पे मिला है, सेम लेवल पे पावर बटा हुआ है। किस पे पावर बटा हुआ है, सेम लेवल पे, है ना। और अगर एक टीचर से मान लो कोई चीज़ गलत हो जाती है, तो दूसरे टीचर उनका कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर ध्यान रख सकते हैं कि किसी से भी गलत, सब एक दूसरे के पीछे लगा रहता है एक तरह से, आप कह लो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो। बाबू गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में अगर हम पावर को क्या करते हैं, बांटते हैं, तो दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। आइए ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में गवर्नमेंट के पावर्स को हम लोग कितने अंगों में बांट देते हैं, 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, अच्छा इसमें क्या होता है ना, कौन ज़्यादा पावरफुल है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, कोई नहीं है, सब इक्वल फुटिंग पे है। अब मान लो लेजिस्लेचर कोई गलत कानून बना दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको जुडिशियरी क्या कर देगी, रोक देगी, वीटो कर देगी। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। और मान लो एग्जीक्यूटिव का कोई गलत एक्शन है, तो वो भी जुडिशियरी उसके लिए जो है आपका रिट जारी कर सकती है, हेबियस कॉर्पस, सर्सियोरारी, मैंडमस, ऐसे करके रिट्स होते हैं हमारे, है ना। एग्जीक्यूटिव मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं। एग्जीक्यूटिव 2 तरह का होता है, पॉलिटिकल और एक परमानेंट। जो मिनिस्टर्स वगैरह वो पॉलिटिकल में जाते हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं लाइक DM वगैरह, मजिस्ट्रेट वगैरह, तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जाते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव से भी अगर गलती होगा तो कौन उसका ध्यान रखने के लिए है, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव अगर ज़्यादा कुछ करती है तो उसको रोकने के लिए लॉ बना सकती है ना लेजिस्लेचर। अगर मान लो जुडिशियरी का कोई फैसला गलत है, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है लेजिस्लेचर में, एक नया लॉ बना करके। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए लेजिस्लेचर का अगर मैं बात करता हूँ, तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है वो बॉडी जो लॉ बनाती है,
जैसे हमारा इंडिया में सेंट्रल लेवल पे कौन है, पार्लियामेंट है ना, और पार्लियामेंट का तो आपको पता है कि 3 अंग हैं, लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। एंड यहाँ सब पे पूरा लॉ बनने का काम होता है, यहाँ सब पे पूरा क्या होता है, लॉ बनने का काम होता है। तो हमने ये बोला आपको कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ये इक्वल पावर रखती है, इसमें से कोई ज़्यादा पावरफुल कोई कम पावरफुल वाली बातें नहीं है। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब ये इससे होता क्या है, एक दूसरे की गलती का ये ध्यान रखती है, इससे होता क्या है ना कि एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हो जाता है, बना रहता है। कोई भी एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई भी सारा का सारा पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। तो इसमें हमें ये चीजें देखने को मिलती है। आपको चीजें समझ में आ गई है? आइए हम बात करते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग का। अब आप बताओ ना, आपका जो स्कूल है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल आपके कौन होंगे, एंड देन प्रिंसिपल एंड देन टीचर्स। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे लोग अलग अलग लेवल पे आ गए, फिर से यहाँ पे लोग अलग अलग किस पे आ गए, लेवल पे आ गए। ऐसा नहीं है टीचर के पास पावर नहीं है, बट डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल के कंपैरिजन में कम है। ऐसा नहीं है प्रिंसिपल के पास पावर नहीं है, बट डायरेक्टर के कंपैरिजन में कम है। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, डायरेक्टर। वैसे ही हमारे देश में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है मोटा माटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। आपको चीजें समझ आ रही हैं? और इनको हमने क्या कर रखा है, अलग अलग पावर क्यों दे रखा है, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, इफेक्टिव गवर्नेंस के यानी प्रभावशाली तरीके से सरकार चलाने के लिए हमने इनको क्या दे रखा है दोस्तों, पावर दे रखा है। आपको चीजें समझ आ रही हैं? ठीक है, तो दिस इज व्हाट आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये क्या हो गया हमारा, आप देखो ना वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल वाला कैसे ड्रॉ होता है, ऐसे। तो इसमें जो भी आएंगे वो किस पे आएंगे, सेम लेवल पे, और इसमें जो आएंगे वो डिफरेंट लेवल पे, इसमें जो आएंगे वो किस पे आएंगे, डिफरेंट लेवल पे। तो आपको चीजें समझ आ गई हैं? आइए हम बात करते हैं तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एज फॉर एग्जांपल हमारे देश में विमेन जो रह रही हैं उनको हमने कुछ खास पावर दे रखे हैं। जो हमारे SC ST रह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले, उनको हमने कुछ खास पावर दे रखा है। तो आप बताओ क्या ये सोशल ग्रुप नहीं है, क्या ये समाज का एक समूह नहीं है? तो इनको हमने क्या दे रखा है, सेपरेट पावर दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आप बताओ, आपको बेल्जियम का केस याद है, उसमें हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया था। तो आप एक बात बताओ, क्या कम्युनिटी गवर्नमेंट से हमने अलग अलग कम्युनिटीज को पावर दे दिया कि आप अपना लैंग्वेज कल्चर रिलीजन का मुद्दा संभालो? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम भी एग्जाम्पल है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का। आपको चीजें समझ आ गई होंगी, बढ़ते हैं आगे। आप ना डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स में भी पावर को क्या करते हो, बांटते हो। आपको ये बातें मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इंडिया में रूलिंग पार्टी अभी कौन है, बीजेपी। तो क्या सारा पावर बीजेपी के पास है? नहीं सर, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के भी पास क्या है, पावर है। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, बात समझ आ रहा है। वो सारे डिफरेंट जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको क्या करते हैं, उनके वो लीडर हैं, उनके वो वक्ता हैं, जो भी चीजें होंगी वो उठाएंगे, मतलब क्वेश्चनिंग करेंगे सरकार से। बात समझ आ रहा है? तो सिर्फ जीतने वाली पार्टी के पास ही सारा पावर, यानी सिर्फ गवर्नमेंट के पास सारा पावर नहीं है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर है ना, चाहे वो छोटी ही पार्टी क्यों ना हो, उसके पास भी पावर है। बात समझे? पार्टी बीजेपी, देखो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पार्टी बीजेपी के भी पास पावर है। एंड कोई गांव के लेवल पे, कोई लोकल लेवल पे छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी बनी तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी ही है, उसके पास भी पावर है। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? वो ठीक है, बीजेपी का टर्नओवर इतना एसेट है, सारी बातें, वो सारा बात ठीक है तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी, ये भी पॉलिटिकल पार्टी। बात समझ आ रहा है ना? आ जाओ, प्रेशर ग्रुप्स के पास भी पावर है, कुछ पावर किसके पास है, प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पर किसी भी चीज के लिए दबाव डालते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स वाले, एक्टिविस्ट्स, इन सब के पास भी क्या है, पावर है। इन सब के पास भी लीगल राइट्स हैं चीजों का। आप जेल में किसी के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे। इस बात से कौन डरता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, सब डरता है। बात समझ रहे हैं? तो उनके पास भी, ह्यूमन राइट्स वालों के पास भी क्या है, पावर है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आपके खिलाफ अगर कोई लोग आंदोलन करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे, तो मूवमेंट्स करने वालों के भी पास क्या है, पावर है। वो भी आपके खिलाफ बातें कर सकते हो, आप उसको इस तरह से मार के भगा नहीं सकते हो, आप उसको इस तरह से सप्रेस नहीं कर सकते हो। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें इस तरह से करना पड़ता है। डेमोक्रेसी में एक रूल है, आपके खिलाफ जो बातें करे आप उसको जाके माला सबसे पहले पहनाइए, क्योंकि वो आपके सरकार को और बेहतर लेवल पर ले जाने वाला है। एक कहावत होती है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुहाए। बात नहीं समझे? तो आपके खिलाफ अगर बातें हो रही हैं, आप उसको सुनिए। एक अच्छा नेता का वही काम होता है, वो उनको सुनता है,
और उन लोगों के भी वैल्यूज़ का, उन लोगों के भी व्यूज़ को आदर करता है, उसको समझता है और उसका एक जो है सॉल्यूशन निकालता है। बात समझ आ रहा है ना? तो ये सारी बातें आपको चीज़ें समझ आ गई हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इस तरह से हमारा आप ले लो कि पहला चैप्टर जो है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी पर बेस्ड। आप इन क्वेश्चंस को एक बार पॉज करके अगर चाहो तो देख सकते हो। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में जो है ये आ जाएंगे, ठीक है? नोट्स में ये सारे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो पावर सेटिंग का थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है चैप्टर में वो क्या होता है, फिनिश होता है। और अब रह गया है क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस, जिसको कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हम लोगों का बच गया है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है ना, विथ विच कंट्रीज डज बेल्जियम शेयर बॉर्डर, इस तरह से आंसर दिया हुआ है। आपको पता ही है नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो इस तरह से आपको चीज़ें हैं। तो हमारा पावर सेटिंग चैप्टर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।